Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel SC E-Learning. Today our topic is about introduction to reading, what is meant by a purposeful reading, what are the key points to consider for purposeful reading, and what is meant by comprehension passage, and how to read a comprehension passage. So kindly watch the video till the end so you can cover all these above mentioned points that will help you to solve your paper very well. So let's just get started with the video. And in the end, I'll give you a golden passage that I'll explain it thoroughly. So keep watching the video till the end. So what is meant by reading, or what is meant by a meaningful reading? So there are two differences between reading and a meaningful reading. Reading is just you read something, you have seen something written in a book, on a paper, or anything else. But what is a meaningful reading? So a meaningful reading refers to several interactive processes between the reader and the text, in which readers utilizes their knowledge to build, create or construct meaning. सो रीडिंग की डेफिनेशन बेसिकली है क्या? ये है एक आपका एक प्रोसेस है इंटरेक्ट करने का, यानी कि एक ताल्लुक बंदी का प्रोसेस जिसे आप कह सकते हैं. वो किस चीज़ का? एक पढ़ने वाले का, एक कारी का, और एक जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो आपके सामने एक मवाद लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ रहे हैं, उसके दरमियान ताल्लुक आप किस तरह से बनाते हैं. उस ताल्लुक में क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हैं कि आपने अपने नॉलेज को किस तरीके से, उस जो मवाद आपके सामने लिखा है उसको पढ़ते हुए आप किस तरह से अपना नॉलेज बिल्ड करते हैं, आप क्या नई चीज़ क्रिएट करते हैं, या आप उससे किस किस्म के मानी अखज़ करते हैं. तो ये है एक मीनिंगफुल रीडिंग. रीडिंग होती है सिर्फ आपने कोई चीज़ कहीं लिखी और पढ़ ली, ये सिर्फ रीडिंग थी. लेकिन मीनिंगफुल रीडिंग में क्या होगा कि जो चीज़ आपने पढ़ी, आपने उससे कुछ हासिल किया, उससे कुछ मानी अखज़ किए और उसको अपनी फर्दर ज़िंदगी में ऐड ऑन किया. अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपने क्या की पॉइंट्स है जिनको कंसिडर करना है जब आपने कोई पर्पसफुल रीडिंग करनी है. जब आपने कोई ख़ास किसी मकसद के लिए रीडिंग करनी है तो उस वक्त आपने किन जो नुकात है उनको मद्देनज़र रखना है. उनमें से जो सबसे पहला नुकता है वो है मोटिव, कि आपका की मोटिव क्या है. व्हाट इज़ द डिज़ायर, व्हाई आर यू डूइंग दिस एक्टिविटी. रीडिंग भी एक एक्टिविटी है, ठीक है, एक हॉबी. अक्सर लोगों की हॉबी आप सुनते हैं, वो कहते हैं रीडिंग इज़ माई हॉबी. तो व्हाट इज मेंट बाय अ पर्पसफुल रीडिंग, इसके पीछे सबसे पहला जो की फैक्टर है दैट इज योर मोटिव. व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एक्टिविटी. सो इसमें आती है आपकी डिज़ायर. आपकी डिज़ायर क्या, आप विश क्या करते हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो. सो यहाँ पे आपने एक की पॉइंट याद रखना, व्हाट डू यू वांट टू अचीव. आप कोई भी चीज़, कोई भी टेक्स्ट अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ेंगे आप उसको सोच के पढ़िए कि आपने इस टेक्स्ट को पढ़ के आपको क्या हासिल होता है. हासिल कलाम क्या है या हासिल बहस क्या है, जब तक आपको इस चीज़ का नहीं पता तो आपके लिए वो पढ़ना बिल्कुल बेकार है. सो सबसे पहली चीज़ आपको फोकस करना है कि आपका मोटिव क्या है, आप क्या इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं उस टेक्स्ट से, तभी आप उस टेक्स्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. सो द नंबर 2, इसमें जो एक मेजर, इसमें जो एक की फैक्टर है जिसको अक्सर लोग भूल जाते हैं, या जो अक्सर लोग जहाँ पे आके मिसइंटरप्रेट भी करते हैं और उसको जो है ना मिसअंडरस्टूड भी लेते हैं, वो आता है इंफॉर्मेशन सोर्स. आप कहीं से भी कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं. लेट्स से आपका मोटिव है कि आपने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर एक ऐसे लिखना है और आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर रीडिंग करना चाह रहे हैं, उस हवाले से रीडिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या है, आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने लग जाएं. आपने कहीं किसी दोस्त के कोई व्हाट्सएप चैट पढ़ी या कोई एक रैंडम मैसेज आप तक आया, आपने उसी चीज़ को आगे कोट कर दिया. नहीं, इंफॉर्मेशन सोर्स जितना रिलायबल होगा, जितना आपका इंफॉर्मेशन सोर्स जो है वो क्रेडिबल होगा, तब ही आपकी जो रीडिंग है वो एक आपके लिए एक फ्रूटफुल साबित होगी. तो अपने इंफॉर्मेशन सोर्स को क्रेडिबल रखना है, उसको टू द पॉइंट रखना है. अब इंफॉर्मेशन सोर्स क्रेडिबल कौन कौन से होंगे? बुक्स होंगी, जर्नल्स होंगे और रिसर्च पेपर्स होंगे. सो इन तीन जराए या इसके अलावा भी जो रिलायबल सोर्सेज हैं, आप उनके थ्रू इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं. सो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द की फैक्टर. ये एक गोल्डन रूल है, ये अमूमन आपको कहीं पर भी जो है नहीं मिलेगा. जब भी आपको ये रीडिंग के हवाले से पॉइंट्स लिखे होंगे उनमें ये चीज़ नहीं मेंशन होती. दैट इज योर ग्रास्पिंग पावर. व्हाट इज अ ग्रास्पिंग पावर? ग्रास्पिंग पावर से मुराद ये होती है कि किसी भी चीज़ को पढ़ते वक्त आपके अंदर क्या काबिलियत या क्या सलाहियत है कि आप उसको किस हद तक एब्जॉर्ब करते हैं. एब्जॉर्प्शन या ग्रास्पिंग, ये जो है ना, ये एक की एलिमेंट है. इसके थ्रू ही आप किसी भी कंप्रीहेंशन पैसेज जो नॉर्मल रीडिंग करने वाले हों
तो आपको ये चीज़ जो है, यही चीज़ आपके लिए जो है ना वो मददगार साबित होती है। आप कभी किसी नॉवलिस्ट को देखिएगा, जिन लोगों को नॉवेल्स पढ़ने का शौक होता है, उनके अंदर ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा हद तक होती है। खास करके जो लोग ये थ्रिलिंग नॉवेल्स पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि वो इतनी को डीपली चीज़ों को डिटेल्ड वाइज स्टडी करते हैं और डिटेल वाइज उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो जितनी आपकी ग्रास्पिंग पावर्स एब्जॉर्ब करने की आपके पास जो है ना ताकत होगी, उतना ही मजीद आप जो है ना टेक्स्ट को उतना बेहतर अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे और उतना बेहतर अपने अंदर उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके एक लॉन्ग जर्नी तक के लिए आप उसको महफूज भी रख पाएंगे। जो फर्दर पॉइंट्स हैं वो इस ग्रास्पिंग पावर की यूटिलाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि कितनी आपकी ग्रास्पिंग पावर है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपको उतने ही हेल्पफुल होंगे। तो आपने ग्रास्पिंग पावर इंप्रूव करनी है अपनी। वो किस तरह से इंप्रूव करनी है कि आपने इंफॉर्मेशन को रीड करना है और ये आपने एक अपनी एक हॉबी ऐड कर लेनी है कि आपने लेट्स से अगर आप नई रीडिंग का शौक रखते हैं तो आपने वीक में एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स आपने वीक में रीडिंग की एक हॉबी रखनी है। उससे क्या होगा कि आपकी ग्रास्पिंग पावर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होगी। और एक और चीज़, जो हमारे यहाँ रटा सिस्टम है ना, काइंडली इस चीज़ से निकलिएगा कि आप एक चीज़ को सिर्फ रट के याद करना शुरू कर दें, वो चीज़ नहीं। आपने इन्फॉर्मेशन सिर्फ पढ़नी है, एक दफ़ा पढ़ेंगे, 2 दफ़ा पढ़ेंगे। जब आप मुसलसल एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू, एक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके अंदर महफूज ज़रूर रहेंगी। सो अब डिस्कस करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज योर रीडिंग स्पीड। अब इसमें एक एक चीज़ आपकी, जिस तरह मैंने बात की ग्रेस्पिंग पावर, जिस तरह जिस तरह आप चीज़ को ग्रेस्प करेंगे उसी हिसाब से आपकी रीडिंग स्पीड भी होगी। लेट्स से कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा चीज़ें अब्जॉर्ब जल्दी कर लेते हैं, उनकी रीडिंग स्पीड ज़्यादा होगी। अच्छा, अब रीडिंग स्पीड काउंट कैसे होगी? दैट विल बी काउंट बाय अ वर्ड पर मिनट। आप 1 मिनट में कितने अल्फाज पढ़ते हैं, आइदर और पेजेस पर मिनट पर डे आप कह लें। लेट्स से कि आप एक दिन में कितने सफ़हात पढ़ सकते हैं। तो ये स्पीड भी हर बंदे की अपनी अपनी होती है, लेकिन ये रीडिंग स्पीड से भी बड़ा मैटर करता है कि आप इन्फॉर्मेशन को, अगर आप बहुत स्पीड से पढ़ते हैं तब भी आप इन्फॉर्मेशन को उतनी अच्छी तरह से जो है ना गैदर नहीं कर पाएंगे। इस स्पीड के अंदर आपने जो चीज़ ज़्यादा याद रखनी है, दैट इज स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग क्या होता है कि आपने कौन सी की इन्फॉर्मेशन है जिसको आपने स्किम करके अपने लिए याद रखना है। रीड करते हुए आपने वो इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन देख लेनी है कि यार ये पॉइंट्स हैं जिनको मुझे रीड करना है, उस हिसाब से अपनी स्पीड इंप्रूव करते हैं। और स्कैनिंग क्या होती है कि आपने एक दफ़ा पूरा टेक्स्ट स्कैन किया, उसमें से जो जो पॉइंट पॉइंट आपको नजर आए, फिर आपने वो पॉइंट स्किम कर लिए कि मैं ये पॉइंट्स पढ़ूंगा तो मुझे ये पूरा टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जब भी आपने किसी भी चीज़ के हवाले से कोई भी टेक्स्ट पढ़ने लगेंगे तो उसके बैकग्राउंड में आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। लेट्स से आप एयर पोल्यूशन के हवाले से पढ़ने लगे हैं तो आपके पास पोल्यूशन का बेसिक नॉलेज है कि व्हाट मीन्स मेंट बाय पोल्यूशन। अगर आपको पोल्यूशन के बारे में पता है तो एयर पोल्यूशन के बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी ग्रैस्प कर पाएंगे। या एक मेडिकल के स्टूडेंट को आप एकदम मैथमेटिक्स की किताब को खोल के सामने उसके रख देंगे तो वो उतनी जल्दी चीज़ें ग्रैस्प नहीं कर पाएगा। उसकी रीज़न क्या, उसके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन इज़ द की कि जब तक आप तक बेसिक इन्फॉर्मेशन, और बेसिक इन्फॉर्मेशन हमेशा ऊपर वाले चारों पॉइंट से निकल के आएगी कि आपने चीज़ें को एब्जॉर्ब किया, आपने चीज़ों को रीड किस तरह से किया, आपके पास की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उस सब के लिए आपके पास जो रिलायबल सोर्सेज हैं, दैट आर बुक्स, जर्नल्स, जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और इस इन्फॉर्मेशन के अंदर आपके पास आएंगे आपकी ऑब्जर्वेशंस और प्रायर इन्फॉर्मेशन, यानी कि पहले से आपके पास क्या नॉलेज है या जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की उन ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर आप क्या एक सर्टेन एक अपना व्यू पॉइंट क्या रखते हैं, और उसके ऊपर ये ऐड ऑन होंगी जो आप नई इन्फॉर्मेशन या नई जो आप रीडिंग कर रहे हैं वो आपके लिए एक मजीद ऐड ऑन होगी उस चीज़ के अंदर। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन स्किल। स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन स्किल क्या होती है कि जब भी आपने कोई चीज़ पढ़ी, अब आप उसको विजुअलाइज करने लगे। सिर्फ खाली वर्ड्स को समझने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा जब तक कि आप उन अल्फाज को समझते हुए एक इमेजिनेशन, आपकी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन स्किल्स नहीं होंगी, आप स्ट्रॉन्गली इमेजिन नहीं कर पाएंगे। अब इमेजिनेशन से क्या होगा कि इमेजिनेशन से ये होगा कि आप जब कोई वर्ड पढ़ रहे हैं, कुछ सिनेरियो पढ़ रहे हैं, तो आप उसको दिमाग में इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। आपको वो चीज़ हकीकतन कुछ आप ख्यालात में उसको एक तस्वुर बनाना शुरू कर देते हैं कि ये कुछ हो रहा होगा। जिस तरह आप कोई भी नॉवल पढ़ें तो आपके दिमाग में एक स्टोरी चल रही होती है कि लेट्स से एक हीरो की कैरेक्टर कुछ इस किस्म का होगा, या उस नॉवल का जो मेन लीड रोल है वो इस तरह से प्ले कर रहा होगा, या वो इस तरह इस सिचुएशन में इस तरह से एक्ट कर रहा होगा। तो वो जो ऑब्जर्वेशन और विजुअलाइजेशन स्किल है ना, आपकी जो एक विजुअलाइजेशन स्किल है वो आपकी इंतहाई की है। जब तक आपको आप किसी चीज़ को विजुअलाइज करके उसको जितना बेहतर आप विजुअलाइज करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप पढ़ ही नहीं सकते, किसी चीज़ को समझ ही नहीं सकते। सिर्फ रीड करने से आप चीज़ को समझ नहीं पाएंगे जब तक आप उसको विजुअलाइज ना कर पाए। सो अब बात करते हैं कि कंप्रीहेंशन पैसेज क्या है। सो व्हाट इज मेंट बाय अ कंप्रीहेंशन पैसेज।
the ability to process text, grasp information, understand the meaning, and absorb the given information and relate it to the prior knowledge about the given information using intellectual skills. सो बेसिकली कंप्रीहेंशन क्या है कि आपकी एक एबिलिटी कि जिसमें आप टेक्स्ट को प्रोसेस करेंगे, यानी कि जो लिखा हुआ आपके पास मवाद है उसको आपने प्रोसेस करना है, किस तरीके से प्रोसेस क्या करना है, उसमें से इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करनी है, फिर उस इंफॉर्मेशन के अंदर से आपने मीनिंग्स निकालने हैं और उस मीनिंग को और उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना है अपनी नॉलेज की, जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है उसको मजीद से मजीद बेहतर बनाने के लिए आपने वो इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प भी करनी है, उस इन्फॉर्मेशन से मीनिंग एब्जॉर्ब करके आपने अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है यूजिंग योर इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स क्या है कि किसी भी चीज़ को आप किस तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द की पॉइंट्स जिनकी वजह से आप एक बेहतरीन तरीके से एक कंप्रीहेंशन पैसेज को रीड कर सकते हैं, और आपको अगर ये एग्जाम में आता है तो आप उसको किस तरीके से प्रॉपरली रीड कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली की कंप्रीहेंशन पैसेज में जो होगी वो होगी आपकी रीडिंग एबिलिटी, किस तरीके से आप उसको रीड करते हैं। जब आपने उसको रीड प्रॉपरली कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको सॉल्व करना उसके लिए सबसे आसान, आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। सो सबसे पहली बात हम करते हैं एनोटेशन के ऊपर। एनोटेशन क्या होती है? एनोटेशन होती है कि आपने उस जो भी आपके पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई आई है, आप उन्हें उसको उसमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको आपने सेपरेट करना है, यानी कि उसमें से आपने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है। ठीक है, आपने उसमें लिंकिंग टेक्स्ट ढूंढना है, यानी कि एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट को लिंक करना है, लिंक बनाने हैं। ये नहीं है कि अब आपने पूरा पैसेज है, लेट से वो 12 लाइनों का पैसेज है तो आपने 12 लाइन्स नहीं याद करनी है, 12 लाइन्स नहीं पढ़नी, आपने उनमें से की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उन की इन्फॉर्मेशन को लिंक करके आपने उसको एक समराइज, एक समरी की तरह से तैयार रखना है। फिर उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने उसमें जो वोकैबुलरी है, जो आपको जिनके मीनिंग्स में आपको कोई थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको लगेगी कि ये करेंगे, तो उनको अंडरलाइन करना है, उनको अंडरलाइन करके फिर उनके मीनिंग्स के ऊपर आपने उनके मीनिंग्स उसके ऊपर लिख लेने, ताकि जब आप चीज़ों को लिंक करें तो आपको मीनिंग्स में मसला ना आए और उन मीनिंग्स से आप बेहतर तौर पर मानी अखज़ करके उस एक पूरे प्रॉपर टेक्स्ट को एक प्रॉपर शेप दे पाएँ। सो ये है एनोटेशन। ये सबसे बेहतर पहला पॉइंट है कि जब तक आप चीज़ों को एनोट नहीं कर पाएंगे आप उन चीज़ों के इन्फॉर्मेशन निकाल ही नहीं पाएंगे। तो आपने सबसे पहली चीज़ इसमें करनी है कि जो चीज़ें आपने उनको लिखना है, की पॉइंट्स को, उनसे लिंकिंग टेक्स्ट बनाने हैं, और वोकैबुलरीज को आपने बहुत बेहतर तरीके से जाना, अंडरलाइन भी करना है, उनके मीनिंग्स भी वहाँ पे बेशक आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज पैराफ्रेजिंग। व्हाट इज मेंट बाय पैराफ्रेजिंग? पैराफ्रेजिंग ये होती है कि आप किसी भी चीज़ को अपने अल्फाज में खुद से इंटरप्रेट कर पाएँ। एक इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी, फर्दर आप उसे इंटरप्रेट कर पा सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप उसको इंटरप्रेट अपने अल्फाज में नहीं कर सकते देन आपकी रीडिंग जो है वो एक लिहाज से वेस्ट है। तो पैराफ्रेजिंग स्किल अपनी इंप्रूव करें कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको क्या आप अपने अल्फाज में बता सकते हैं, बयान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन पैराफ्रेजिंग का जो की है दैट इज़ कि आपने किसी भी चीज़ को जब अपने अल्फाज में इंटरप्रेट करना है तो नेवर एवर शेयर योर ओपिनियन। जो टेक्स्ट जैसा है उसको वैसा ही इंटरप्रेट करना है कि व्हाट इज द राइटर और व्हाट इज द ऑथर इज सेइंग इन दिस टेक्स्ट। आपने उसमें अपने पॉइंट्स ऐड ऑन नहीं करने, एक चीज़, और दूसरा उसका मेन एसेंस जो है वो आपने लूज नहीं करना। कि आप पैराफ्रेज कर रहे हैं तो आपने उसमें अपना मेन जो उस पूरे पैसेज का जो मेन निचोड़ जो आता है, जो नतीजा है, वो आपने वहाँ से लूज नहीं होने देना एक भी पॉइंट के लिए। सो तभी आप बेहतर तौर पे पैराफ्रेज कर पाएंगे। उसके बाद आती है जो तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज नोट्स मेकिंग। आपने इस पूरे प्रोसेस में जब आप एनोटेशन कर रहे होंगे, जब आप पैराफ्रेज कर रहे होंगे, तो जब तक आप एनोटेशन के दौरान आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे तो आप पैराफ्रेज भी नहीं कर पाएंगे। तो आपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स किस तरह से बनाने हैं कि व्हाट इज़ द की इन्फॉर्मेशन, आपको क्या मिली, उस इन्फॉर्मेशन से लिंकिंग टेक्स्ट आपने क्या बनाया, आपने वोकैबुलरी लिख ली, आपने उस वोकैबुलरी के मायने लिखने हैं, साइड पे नोट्स कर लिए। ठीक है, आपने की इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है कि पहले नंबर पे ये इन्फॉर्मेशन आएगी, देन दिस इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपने उनके नोट्स ले लेने। ये नोट्स आपको फर्दर हेल्प आउट करेंगे। उसके बाद आती है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होती है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है उस इन्फॉर्मेशन में से जो ऑल नेसेसरी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनकी समरी बनाना। लेट्स से आपने एक 2 पेजर एक ऐसे पढ़ा, आपने उस ऐसे में से जो की फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको आपने हाईलाइट किया, नोट किया, आपने उनसे वोकैबुलरीज भी निकाल ली, फिर अब आपने उसकी एक शॉर्ट समरी तैयार करनी। ये नहीं है कि आपने पूरे का पूरा पैसेज पैराफ्रेज किया, फिर उस पैराफ्रेजिंग के साथ आपने एक अच्छी सी समरी बना ली कि भाई इस पैसेज में या इस लाइंस में ये चीज़ें हैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें कही जा रही हैं। अब समरी भी उसी तरह से होगी कि अपना व्यू पॉइंट नहीं देना, आपने उस टेक्स्ट की जो सारी इंफॉर्मेशन है उनको शॉर्ट एंड समराइज्ड वे में, कंसाइज्ड वे में आपने लिख देना है। देन आती है ये
जो मैं आपको अब ये चीज़ बता रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड फाइनल रीडिंग। ये हमेशा जो है ये एक गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूँ। गोल्डन रूल क्या है कि जब भी आप यहाँ तक समराइजिंग तक आपको बताया जाता है नॉर्मली वीडियोस में या लेक्चर्स में आप देखेंगे तो आपको ये जो चीज़ है दैट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको फाइनल रीडिंग करनी है। अमूमन हमारे यहाँ जो गलती की जाती है दैट इज़ द फाइनल रीडिंग, हम मिस करते हैं क्योंकि पेपर में टाइम नहीं होगा। लेकिन आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लेके आना तो आप ये सब कुछ कर पाएंगे। जब आपने समरी बना ली है तब आपने फाइनल चेक करना है। फाइनल चेक क्या करना है कि आपने देखना है कि आपकी समरी में फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि नहीं है। एनोटेशन के टाइम पर क्या आपने तमाम इन्फॉर्मेशन निकाली कि नहीं निकाली, आपने जो नोट्स लिए हैं क्या उसमें तमाम तरह इन्फॉर्मेशन के नोट्स मौजूद हैं या नहीं है, आपने जो समरी बनाई है क्या वो प्रॉपरली उस पूरे पैसेज को नरेट करती है या नहीं करती। तो ये फाइनल रीडिंग में आपके तमाम चीज़ें ये पॉइंट्स टिक हो जाएंगे। जब अब ये पॉइंट्स आपके टिक हो गए तो आपने बेहतर तौर पर उस पैसेज को पढ़ भी लिया एंड फर्दर आपने उसको प्रोलॉन्ग कर लिया, उस इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर एक मेमोरी के अंदर आपने सेव कर लिया हुआ। अब मैं आपको एक गोल्डन पैसेज यहाँ पे पढ़ाऊँगा, आपने इस पैसेज को काइंडली ध्यान से पढ़ना है और आप बेशक वीडियो पॉज कर ले, मैं भी यहाँ पे एक पॉज लेता हूँ, मैं भी यहाँ पे पढ़ता हूँ, आप भी इस पैराग्राफ को पढ़िएगा। अब इसमें इन तमाम पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताए हैं आपने उन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है और उसके बाद आपने इन चीज़ों को पढ़ना है। और इसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपसे इस टॉपिक का जो है ना जो आपने पढ़ लिया है इस पूरे पैसेज को, इस पैसेज का मैं आपसे टॉपिक नेम सजेस्ट करने को कहूँगा। तो काइंडली आपने इसका जो नेम है ना वो मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना है कि इसका ये नेम बनना चाहिए, या टाइटल इसका, इस टॉपिक का, इस पैसेज का टाइटल ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पे पॉज लेके आराम के साथ आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपने इस पैसेज को पढ़ लिया होगा। फर्दर मैं आपको इसमें से जो की पॉइंट्स मैंने आपके साथ हाईलाइट करने थे मैं वो भी हाईलाइट करता हूँ। अब देखिएगा इस पैसेज में जो सबसे पहली चीज़ थी मैंने आपसे डिस्कस की थी वो की थी कि आपने एनोटेशंस करनी थी। अब एनोटेशंस में हम क्या करेंगे कि हम पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। मैं यहाँ पे हाईलाइटर नहीं यूज़ कर रहा लेकिन आप हाईलाइट कीजिएगा। अब आपने इसमें सबसे पहली चीज़ है कि देयर इज़ अ फेमस एक्सप्रेशन इन इंग्लिश, स्टॉप द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू गेट ऑफ। अब ये एक फ्रेज़ लिखी हुई है, मे बी इस पैसेज के एंड पे उस फ्रेज़ के हवाले से कुछ पूछ ले। एक इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी आपको कोट्स मिलेंगे आपने उनको काइंडली हाईलाइट करना है, मे बी उनसे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए। सो अभी तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं आपको उस चीज़ के ऊपर ले जाने के लिए, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, आप इसको देख सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं एनोटेशन के टाइम पे। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ फीलिंग ऑफ पैनिक और स्ट्रेस। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है कि जी स्टॉप द वर्ल्ड, आई वांट टू गेट ऑफ, ठीक है, इस एक्सप्रेशन से बेसिकली वो क्या रेफर करना चाह रहा है कि ये फीलिंग ऑफ पैनिक है और स्ट्रेस है। अब यहाँ पे आपने पैनिक का मीनिंग लिख लेना है, ये नोट कर लेना है। ठीक है, दैट मेक्स अ पर्सन वांट टू स्टॉप वट एवर दे आर डूइंग। अब ये देखें उस फ्रेज को उसने फर्दर पैराफ्रेज भी कर दिया कि दैट मेक्स अ पर्सन वांट टू स्टॉप वट एवर दे आर डूइंग, ट्राई टू रिलैक्स एंड बिकम काम अगेन। स्ट्रेस मीन्स, अब यहाँ पे देखें वो स्ट्रेस की डेफिनेशन दे रहा है, तो अब आपने ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको भी हाईलाइट कर लेना। स्ट्रेस मीन्स प्रेशर और टेंशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन मॉडर्न लाइफ। टू मच स्ट्रेस रिजल्ट इन फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रेस से आपके ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। देयर आर न्यूमरस फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन इफेक्ट द हार्ट, it can increase the pulse rate, make the heart miss beats and can cause high blood pressure। अब ये उसकी जो स्ट्रेस के फर्दर इफेक्ट्स हैं यहाँ पे वो डिस्कस किए हुए हैं। स्ट्रेस कैन अफेक्ट द रिस्पायरेटरी सिस्टम, इट कैन लीड टू एस्थमा, it can cause a person to breathe too fast resulting in a loss of important carbon dioxide। Stress can affect the stomach, it can cause stomach aches and problem digesting food। There are only a few examples of the wide range of illness and symptoms resulting from stress।
इमोशंस आर ऑल्सो ईजिली अफेक्टेड बाय स्ट्रेस। अब यहाँ पे उसका एक और फर्दर एक लेके जा रहा है। अब आपको इमोशंस की साइड पर, पहले वो फिजिकल चीज़ों पर लेके गया था, अब आपको इमोशनल साइड पर लेके जाएगा। पीपल सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस ऑफन फील एंशियस, they may have panic attacks, they may feel tired all the time. When people are under stress, they often overreact to little problems. For example, a normally gentle parent under a lot of stress at work may yell at a child for dropping a glass of juice. Stress can make people angry, moody or nervous. अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे स्ट्रेस क्या कर सकता है, स्ट्रेस कैन मेक पीपल एंग्री, मूडी और नर्वस। ये की इन्फॉर्मेशन आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल कोट की है, मे बी आपसे वो एग्जांपल के हवाले से भी कुछ पूछे तो आप एग्जांपल को भी हाईलाइट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कैन लीड टू अ वैरायटी ऑफ सीरियस मेंटल इलनेसेस, डिप्रेशन एंड एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड होपलेसनेस कैन बी द रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूड एंड इंक्रीजिंग स्ट्रेस। अब यहाँ पे उसने स्ट्रेस का एक और आपको एक एलिमेंट दिखा दिया कि डिप्रेशन भी आपको उस स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। सो अब आप यहाँ से इसकी एक फर्दर आपको एक मीनिंग मिल गया, जिसमें उसने ऊपर एक्सप्लेन किया कि स्ट्रेस क्या है। उसके बाद उस स्ट्रेस का एक फर्दर आपको एक एड ऑन दे दिया कि स्ट्रेस से ही आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। अल्कोहलिज्म एंड अदर एडिक्शंस ऑफर डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर यूज ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स टू ट्राई टू रिलीव स्ट्रेस। सो आप इस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बहुत सारे लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं, तो ये भी चीज़ उनके अंदर आ सकती है। तो आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, अल्कोहलिज्म का एक पॉइंट आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, डिप्रेशन को आप हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे। ईटिंग डिसऑर्डर्स सच एज एनोरेक्सिया आर समटाइम्स कॉज्ड बाय stress and are often made worse by stress. If stress is allowed to continue, then one's mental health is put at risk. It is obvious that stress is a serious problem. It attacks the body, it affects the emotion. Untreated, it may eventually result in mental illness. Stress has a great influence on the health and well-being of our bodies, our feelings, and our minds. So reduce stress, stop the world, and rest for a while. अब इन तीन जो लास्ट 2.5 लाइन्स है, इसमें वो पूरे के पूरे पैसेज के एक लिहाज से आपको समरी भी दे गया है, ठीक है। अब आप इस समरी को भी हाईलाइट कर सकते हैं, इस समरी को आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने इस पैसेज का मुझे जो टाइटल है वो सजेस्ट करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। फर्दर वीडियोस में इंशाल्लाह हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपने अब जब एक चीज़ आप रीडेबिलिटी की स्किल्स आपकी इंप्रूव हो गई हैं, तो फिर आपने क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कैसे करना है, और फिर आप क्वेश्चंस के साथ किस तरीके से जो है इस पैसेज को जो है ना सॉल्व कर पाएंगे, उनके क्वेश्चंस को किस तरह से आप आंसर कर पाएंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इल्म जितना फैले उतना बेहतर है। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर, अल्लाह हाफिज़।